ये है सितारा न्यूज नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं GKS न्यूज चैनल, निष्पक्ष कलम, निर्भीक आवाज। नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अशद और गुलाम के एनकाउंटर पर चंद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इन चंद लोगों का कहना है कि ये फेक एनकाउंटर है, गलत एनकाउंटर है, झूठा एनकाउंटर है। पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर असद और गुलाम को मारा है। अब एक पत्रकार होने के नाते मैं इन सवाल खड़े करने वाले लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं। जब आपको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अशद और गुलाम को जानबूझकर मारा है, तो थोड़ा आपका भी ये फर्ज बनता था, क्योंकि आपको असद और गुलाम का जब आपके काफ़ी प्रिय थे, तो आपको ये थोड़ा फर्ज बनता था कि आप असद और गुलाम को थोड़ा ये सीख देते। हालांकि वे पुलिस से बच रहे थे, लेकिन कैसे न कैसे आप उनसे संपर्क करके उन्हें ये गुरु ज्ञान दे सकते थे, गुरु मंत्र दे सकते थे कि आपके पास अथाह दौलत है, आप कोई अच्छा सा वकील कीजिए, मीडिया आपका पूरा साथ देगा। मीडिया के सामने और वकील के सामने आप कोर्ट में सरेंडर कर दीजिए। अगर वे कोर्ट में सरेंडर कर देते तो आज असद और गुलाम जिंदा रहते। तो सवाल खड़े करने वाले लोगों से मेरा भी ये सवाल है कि आपने ये गुरु मंत्र असद और गुलाम को क्यों नहीं दिया। और जब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वे मारे जाते हैं, यानी दनादन अशद और गुलाम, अगर पुलिस के दल पर जो पुलिस का दल उन्हें पकड़ने गया था, अगर उस पर फायर करते हैं, तो पुलिस तो अपने आत्मरक्षा के लिए अपना कदम तो उठाएगी ही। दूसरा, अगर कोई पुलिस किसी गैंगस्टर को पकड़ने जाती है तो उसके पास में दो चुनौतियां होती है, उसे दो काम दिए जाते हैं। एक तो उस गैंगस्टर को पकड़ना, दूसरा खुद की आत्मरक्षा भी करना। अगर कोई सामने से कोई गैंगस्टर, कोई अपराधी अगर कोई विदेशी हथियारों से अगर पुलिस पर हमला करता है, गोलियां बरसाता है, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई अपनी आत्मरक्षा नहीं करेगा। अपनी आत्मरक्षा करने के लिए फिर पुलिसकर्मी भी जवाबी कार्रवाई तो करेंगे ही। और अगर फिर जवाबी कार्रवाई में अगर कोई ढेर हो जाता है, तो फिर ये फेक एनकाउंटर कहाँ हुआ। और फिर आप होते कौन हो उसको झूठा एनकाउंटर बताने वाले। आप मौके पर थे नहीं जिस समय AK-47 से गोलियां चल रही थी, जिस समय दनादन गोलियां बरसाई जा रही थी, उस समय आप अपने घरों में बैठे थे। और अब आप जब वो एनकाउंटर में मारे गए, तो अब आप कह रहे हो कि पुलिस ने उन्हें जानबूझकर मारा है। तो मेरा ये पहला वाला सवाल है, इस सवाल का थोड़ा आप मुझे जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी प्रकट कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप पुलिस की हर कार्रवाई पर सवाल खड़े करते रहेंगे, तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान भर में एक जनमत कीजिए, एक सर्वे कीजिए और सरकार पर दबाव बनाइए कि चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हर स्टेट में पुलिस के महकमों को ही बंद कर दीजिए। जो ये करोड़ों अरबों रुपए हर महीना पुलिसकर्मी तनख्वाह लेते हैं, कम से कम ये पैसा तो बचेगा। क्योंकि आप तो पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा ही नहीं करते, आप तो हर कार्रवाई पर पुलिस पर कमज़ोर करने की कोशिश करते हो। पुलिसकर्मियों को हौसला बढ़ाने के बजाय आप उनके पुलिसकर्मियों को मनोबल गिराते हो। आप तो चाहते ही हो कि हम पे अपराधी राज करे, अपराधी हम पर साम्राज्य करे। तो फिर होने दीजिए, फिर इस पुलिस महकमे को ही बंद करवा दीजिए, जनमत कीजिए। केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, आप दीजिए, उन्हें राय दीजिए कि आप इस पुलिस महकमे को ही बंद कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान भर में। फिर आप आराम से जो आप पर राज करते हैं, काला कानून का जिन राज करते हैं, जिस तरह से अतीक अहमद ने करीब 35-40 साल तक प्रयागराज में आसपास के जिलों में राज किया, कई गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पी, कई मर्डर किए, रंगदारी वसूल की, अपहरण किए और साथ साथ में अपनी राजनीति को भी चमकाते रहे। तो फिर आप इसी तरह के लोगों को पसंद करते हैं। आपको पसंद है गुंडागर्दी, आपको पसंद है अपराधी, तो फिर आप इस पुलिस महकमे को बंद ही करवा दीजिए, ताकि पुलिस पर इस तरह से कोई सवाल खड़े करने की स्थिति तो पैदा नहीं होगी। ये एक गंभीर मंथन का विषय है कि जिस पुलिसकर्मियों के भी परिवार होते हैं, पुलिसकर्मियों के भी बाल बच्चे होते हैं, उनके भी माता पिता, भाई बहन सब होते हैं, वे भी एक इंसान होते हैं। और अगर आप कोई अपराधी उन पर गोलियां बरसाता है, तो आत्मरक्षा के लिए तो वो खुद कदम तो उठाएंगे ही। आप देखिए, राजस्थान में एक बहुत जांबाज राजस्थान कैडर के एक IPS थे, दिनेश अहमद, अब भी हैं वे, अब तो वे ADG बन गए हैं। ये दिनेश अहमद एक ऐसे IPS थे
धौलपुर, करौली और जहाँ जहाँ अपराधी हुआ करते थे राजस्थान में, जिन जिलों में जब जब वे एसपी रहे, वहाँ पर बिल्कुल अपराधियों में उनके नाम का डंका पूजने लगा था, अपराधियों में खौफ पैदा हो गया था। उनकी कार्रवाई से एक तरीके से जो चंबल के डाकू थे वे चंबल में जाकर छुप गए थे। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की थी और राजस्थान की जनता और जो भरतपुर, धौलपुर, करौली के जो लोग थे वे काफ़ी खुश थे, क्योंकि अच्छा जब तक वे एसपी रहे तो उन्हें एक तरीके से जो डर होता था डाकुओं का उनके दिलो दिमाग से चला गया था। लेकिन सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में गलत तरीके से कानूनी दावपेच खेलते हुए उन जो एनकाउंटर हुआ था उसमें दिनेश अहमद भी थे, उन्हें भी एक तरीके से करीब 7-8 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। एक तरीके से राजस्थान की जनता एक ऐसे जांबाज पुलिस अधिकारी की सेवा नहीं ले सकी, लेकिन बाद में वे बिल्कुल क्लीन चिट कोर्ट की ओर से मिल गई, वे छूट गए। लेकिन ये जो 7-8 साल तक दिनेश अहमद के परिवार वालों ने जो कष्ट झेला, खुद दिनेश अहमद काफ़ी मजबूत व्यक्तित्व है उनका, लेकिन जिस तरह से वे जेल में रहे तो उससे नुकसान राजस्थान की जनता को भी हुआ कि एक जांबाज अफसर जो जनता के लिए पूरा अपनी जान की बाजी लगा देता है, वह अफसर जनता के लिए ही आज जेल में अपने दिन काट रहा है। यानी इसमें दिनेश अहमद का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राजस्थान की जनता का ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वे 7-8 साल तक जेल में रहे और राजस्थान की जनता, राजस्थान की पुलिस उनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकी। बाद में जब वे आए, एंटी करप्शन ब्यूरो में रहे, एंटी करप्शन ब्यूरो में कई बड़े बड़े भ्रष्ट IAS अफसरों को उनको पकड़ा, और जब तक वे एंटी करप्शन ब्यूरो में रहे एक तरीके से राजस्थान में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों में भय बना रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी जांबाज अधिकारी का हौसला बढ़ाने के बजाय आप उसके हौसले को कमज़ोर करोगे तो फिर निश्चित रूप से समाज में अपराधियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। अब आप देखिए, असद और गुलाम के एनकाउंटर पर आपने सवाल खड़े किए, उसके बाद में जिस तरह से जो अतीक अहमद थे और जो अशरफ उनका भाई था, जिस तरह से उनका मर्डर हुआ, वहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो हमलावर थे लवलेश तिवारी, सन्नी सिंह, अरुण मौर्य, वो पुलिस की जीप में ही बैठकर आए थे और पुलिस की जीप में ही बैठकर वे गए। तो पुलिस ने जब उनको पकड़ा है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, तो पुलिस की जीप में तो बैठकर जाएंगे, लेकिन कह रहे थे पुलिस की जीप में बैठकर आए थे। आप किस तरह की ये मनगढ़ंत कहानियां कर रहे हैं, जबकि पुलिस को ये पता है कि पूरे देश भर का मीडिया वहाँ पर मौजूद है। हर तरह से मीडिया के कम से कम 250-300 लोग साये की तरह पुलिसकार इन अपराधियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इस अवस्था में पुलिस उन अपराधियों को अपनी जीप में बिठाकर लाएगी। आप इतनी मनगढ़ंत और इतनी झूठी कहानियां फैलाकर आखिर आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप क्यों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा बने हुए हैं? देखिए दोस्तों, अतीक अहमद ने करीब 35-40 साल तक प्रयागराज और आसपास के जिलों में गुंडई की और कई गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पी, कई मर्डर किए, अपहरण, रंगदारी, ये सारे काले कारनामे किए, क्योंकि वे साथ साथ में एक अच्छे राजनेता के रूप में भी स्थापित हो चुके थे। लोग उनके डर से उन्हें वोट किया करते थे अपने इलाके में। वे कभी कभी, जिस तरह से आपने देखा होगा, वीरप्पन था, चंदन की लकड़ियों का तस्कर था, कुख्यात अपराधी था वह, और जिस तरह से वह वन अधिकारियों की आंखें निकाल दिया करता था, और जिस तरह से वो बहुत ही बेरहमी से अधिकारियों का मर्डर किया करता था। लेकिन वह इसीलिए बच जाता था कि जो वन क्षेत्र में जो लोग होते थे उनकी वो मदद किया करता था। वो मदद इसलिए किया करता था कि वो ही लोग उस वीरप्पन को बचाया करते थे। तो वो खुद की रक्षा के लिए, खुद को बचाने के लिए वो कुछ चंद लोगों की मदद कर दिया करता था। तो एक तरीके से वो उन जो वन क्षेत्र में जो बस्तियां रहती थी उनका वह मसीहा बना हुआ था, जबकि उसका इरादा यही रहता था कि अगर कोई पुलिस का दल आएगा तो वह वहाँ जाकर छिप जाएगा और आराम से बच जाएगा, और पुलिस के मूवमेंट की जानकारी भी वे लोग उसे देते रहते थे। तो कई सालों तक वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अतीक और अहमद का जिस तरह से गोलीबारी में वे जिस तरह से मारे गए हैं, 3 शूटरों ने उन पर तनातन गोलियां की, करीब 35 सेकंड तक 35 सेकंड में 18 राउंड गोलियां हुई। और इस दौरान आपने देखा होगा कि करीबन वहां पर अनेकों मीडिया कर्मी थे, प्रिंट के भी पत्रकार थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे, और आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत से चैनल बना रखे हैं पत्रकारों ने, और यूट्यूबर भी होते हैं, सब मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। तो इस अवस्था में ये किसी को पुलिसकर्मी का किसी को भी ये आइडिया या इस तरह की वाकया पहले नहीं
हुआ था कि कोई पुलिस बाइट देते समय वहाँ पर किसी का मर्डर हुआ हो। तो पुलिस ऐसे मामले में जब वहाँ पे 250-300 जब पुलिस जो मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद होते हैं, अनेकों मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसे और जल्दी ये सारी चीज़ें जल्दी होती है, क्योंकि पुलिस अपराधियों को, अतीक को और अशरफ को जल्दी लेके जा रही थी। मीडिया कर्मी उन पर एक तरीके से घेरा बनाए हुए थे, भग रहे थे उनके पीछे। इस अवस्था में पुलिस किसी हर पत्रकार से कैसे उसकी छानबीन कर सकती है, और करती भी नहीं है। मैंने कहीं नहीं देखा है कि पुलिस इस तरह से मीडिया कर्मियों से ज़्यादा छानबीन करती है आम रास्ते पर, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता। आज तक इस तरह की घटनाएं भी नहीं हुई, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हुई तो पुलिस की कार्यशैली पर वहाँ पर सवाल खड़े कर दिए गए। हालांकि पुलिस के इसमें थोड़ी बहुत लापरवाही हुई है, तो योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। एक तरीके से डीजीपी भी इस मामले की जांच करेंगे, जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं वे भी इस मामले की जांच करेंगे। न्यायिक जांच के आयोग का गठन भी कर दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि पुलिस कि जो यहाँ पर लापरवाही हुई हो उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया है और माना भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की लापरवाही हुई है। लेकिन मैंने ये देखा है इस तरह की जो घटनाएं होती है, जहाँ पर मीडिया कर्मी 200-250 की संख्या में, अनेकों की संख्या में वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो सरेआम रास्तों में इस तरह से हर मीडिया, क्योंकि उनके पास में माइक होता है और कैमरे होते हैं और वो दौड़ लगाते रहते हैं, तो पुलिसकर्मी यही सोचते हैं कि सब पत्रकार हैं। ऐसी वाकया पहले कभी हुआ भी नहीं था, हालांकि अब हुआ है, तो अब आगे शायद इस तरह की स्थितियां ना हो, तो पुलिस इस तरह की स्थितियों का अब ध्यान में रखेगी। लेकिन लापरवाही जरूर हुई है। तो अब अगर इसमें अतीक और अहमद को दनादन वहाँ, और फिर 35 सेकंड में ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ। 18 राउंड गोलियां हुई है और गोली लगाने के बाद में तीनों ने हाथ खड़े कर दिए। अब जब कोई हाथ खड़े कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है, तो पुलिस उस पर कैसे जवाबी कार्रवाई कर सकती है। और अगर आप मान लो पुलिस उस समय जब कोई लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सन्नी सिंह ने गोली मारने के बाद में अतीक और अशरफ को फटाफट उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हथियार डाल दिए, इस अवस्था में पुलिस उन्हें क्यों मारेगी। अगर पुलिस उन्हें मार देती तो फिर लोग फिर सवाल खड़े कर देते कि जब वो हाथ खड़े कर दिए थे, मीडिया में बराबर जो कैमरे बराबर दिखा रहे थे, कैमरों में पूरा सीन क्रिएट हो रहा था, अगर उसी समय अगर पुलिस उनमें से गोलीबारी और उन पर गोलीबारी कर देती तो वो मर जाते और फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो जाते। तो देखिए, आप हर चीज़ पर यहाँ पर अतीक और अहमद का जो गोलीबारी में जिस तरह से मारे गए, यहाँ पर पुलिस की लापरवाही जरूर देखने को मिली। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि पुलिस ने ही उन्हें मरवाया है। अब पुलिस ने ही मरवाया है, पुलिस की गाड़ी में आए थे, फिर पुलिस की गाड़ी में गए हैं और ये सारा खेल पुलिस का ही किया करवाया है। तो ये जो इस तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये इस तरह के सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि अतीक अहमद ने 35-40 साल तक अपराध की दुनिया में जिस तरह से उन्होंने अपने नाम का टंका बजाया, किस तरह से उन्होंने गरीब लोगों की ज़मीनों को हड़पा। बहुत सी जो महिलाएं हैं जो निचली जातियों की हैं, जिनके कोई ज़्यादा परिजन नहीं थे, जो अकेली थी, ऐसी बहुत सी महिलाओं की ज़मीनों को अपने नाम उन्होंने गलत तरीके से करवाया है और जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया है, चल संपत्ति जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने बनाई है। तो ये जो सारा खेल अतीक अहमद ने किया है, हालांकि वे 5 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, तो ये जरूर है कि उनकी अपराध की दुनिया और राजनीति उनकी साथ साथ चलती रही और जिसके मार्फत वे अपना खेल करते रहे, अपराध की दुनिया में भी नाम कमाते रहे और राजनीति भी अपनी चमकाते रहे। लेकिन देखिए, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप अपराधियों के खिलाफ अपराधियों की तरीके से ही आप निपटोगे तो कहीं ना कहीं अपराध कहीं शांत हो सकता है, अपराधियों के हौसले कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन अगर बार बार आप पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते रहेंगे, अगर पुलिस का मनोबल आप गिराते रहोगे, तो फिर पुलिसकर्मी भी ऐसा ही करेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा, मैंने जो सुदेश चौधरी हैं, आज तक के उनका एक मैंने प्रोग्राम देखा था, वे बता रहे थे कि किस तरह से 2010 और 2012 इन 2 सालों के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो 10 जज थे, उन्होंने एक के बाद एक जो जमानत की अर्जी अतीक अहमद ने लगाई थी, उस
मामले की सुनवाई करने से साफ मना कर दिया था, अपने पांव पीछे हटा लिए थे। एक के बाद एक 10 जज ने, हालांकि जब 11वें जज ने सुनवाई की तो अतीक अहमद की जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया जाता है, लेकिन जो 10 जज थे इससे पहले 11वें जज से जो 10 जज थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने उस मामले की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया था। तो इस तरह का खौफ था अतीक अहमद का उस समय। और अगर इसी तरह से अगर आप पुलिसकर्मियों पर आप सवाल खड़े करोगे और अगर वे पुलिसकर्मी अब इस तरह से अगर आप उनका मनोबल गिराओगे, इस तरह से फेक एनकाउंटर बता के, झूठा एनकाउंटर बता के, कानूनी दांवपेच खेल कर आप दिनेश एमएन की जैसे अगर पुलिस ऑफिसर्स को जेल की सलाखों में पहुंचाने का प्रयास करोगे, तो फिर पुलिसकर्मी भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जिस तरह से हाई कोर्ट के 10 जजों ने मामले की सुनवाई करने से ही मना कर दिया था, अतीक अहमद की मामले की सुनवाई करने से ही, तो फिर पुलिसकर्मी भी ये कह सकते हैं कि हम भी अब किसी गैंगस्टर को पकड़ने नहीं जाएंगे, चाहे आप हमें बर्खास्त कर दो, चाहे नौकरी से हटा दो, चाहे आप कुछ भी कदम उठा लो, अब हम नहीं जाएंगे। क्योंकि कोई भी पुलिसकर्मी ये नहीं चाहेगा, उसके भी घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, आत्मरक्षा के लिए तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा ही। अगर कोई अपराधी विदेशी हथियारों से अगर कोई हमला करता है, गोलियां बरसाता है, तो पुलिसकर्मी अगर कोई पकड़ने जाता है गैंगस्टर को, तो वह चुपचाप कैसे गोलियों को अपने शरीर पर झेलेगा, कैसे अपने शरीर को उन गोलियों से छलनी करवाएगा, तो वो तो आत्मरक्षा करेगा ही। और जब वो गैंगस्टर मारा जाता है पुलिस की कार्रवाई में, फिर सवाल खड़े किए जाते हैं, फेक एनकाउंटर बताकर, झूठा एनकाउंटर बताकर आप कानूनी दांवपेच खेलकर ऐसे पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को आप जेल में पहुँचाने का प्लान रचते हैं और फिर जेल में पहुँचा भी दिए जाते हैं। तो फिर पुलिसकर्मी भी मना कर देंगे न्यायाधीशों की, जैसे ये जिस तरह से अतीक अहमद की जमानत अर्जी के मामले में न्यायाधीशों ने 10 न्यायाधीशों ने अपने पांव पीछे कर लिए थे, कि पुलिसकर्मी भी मना करते हैं कि भाई हम तो एनकाउंटर करने नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएंगे वहाँ पर, एक तो हम अपनी जान को जोखिम में डालेंगे और उसके बाद में हम फिर अगर कोई हमारे हाथ से मारा जाता है तो फिर आप हमें जेल पहुँचाओगे, तो हम ऐसा कदम क्यों करेंगे, क्या हमारे घर वाले नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पुलिस की हर कार्रवाई पर आप उसे झूठी कार्रवाई बताओगे, फेक एनकाउंटर बताओगे और कानूनी दांवपेच खेलते हुए आप पुलिसकर्मियों को जेल में पहुंचाने की सोचोगे, तो फिर इस सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप इस पुलिस महकमे को ही बंद कर दीजिए। आप देखिए, अगर आपको समाज से आपको क्राइम हटाना है तो कड़ी कार्रवाई तो अपराधियों के खिलाफ करनी ही पड़ेगी। जब तक आप कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे, समाज से अपराध जाने वाला नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी खुद जानते हैं, जो एनकाउंटर में या जो मुठभेड़ में जाते हैं उनका खुद की भी सोच रहती है कि मानवाधिकार आयोग भी है, कल को जो कार्रवाई कर रहे हैं हो सकता है कानूनी दांवपेच से उन्हें जेल की सलाखों में भी पहुंचा दिया जाए। ये सारी कार्रवाई को वे जानते हैं। जब वे खुद ये जानते हैं कि अगर वे गलत करेंगे तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे, लोग ऐसा आजकल हर आदमी किसी न किसी राजनेता का चंगुल पकड़कर या किसी न किसी सामाजिक संगठन का चंगुल पकड़कर वह अच्छा सा वकील कर लेता है और फिर अपने कार्रवाई को वो अंजाम देता रहता है, कागजी कार्रवाई करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो एनकाउंटर में, जो मुठभेड़ में जो पुलिसकर्मियों की जो टीम होती है, जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे सब समझते हैं। वे समझते हैं कि अगर गलत करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें है ना जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा। तो इसलिए वे जानबूझकर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाते कि उन पर, उनकी कार्रवाई पर कोई उंगली उठाए। लेकिन अगर कोई सामने से आप पर, अगर कोई सामने से दनादन विदेशी हथियारों से, विदेशी पिस्टल से आप पर कोई फायर कर रहा है, तो फिर ऐसा कौन बंदा है, ऐसा कौन है पुलिसकर्मी, क्या कोई नहीं चाहेगा। हर आदमी जो अपनी आत्मरक्षा करना चाहता है। तो अगर ऐसी कोई पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करती है तो फिर आप पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े क्यों करते हो। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस के मनोबल को बनाए रखिए। समाज से अपराध तभी मिटेगा जब हम अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अपराधी अगर सामने से अगर कोई फायर कर रहा है तो फायर का जवाब तो फायर ही है। फायर का जवाब ये नहीं है कि हाँ मेरे गोली मार दे लेकिन तू मेरे पकड़ में आ जा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वो गोली मारकर भागने की फिराक में रहता है पुलिसकर्मियों को। तो आप हर चीज़ में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल मत उठाइए। नमस्कार दोस्तों।